नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का पेपर 2 जो हुआ था, यानी कि जो सीसेट एप्टीट्यूड वाला पेपर हुआ था, उसका देखेंगे पार्ट 1। 40 क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे, 40 अगले वाले में करेंगे। देखिए, ये वाला पेपर भी टफ था काफ़ी। और जैसे कि पेपर 1 आया था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक आई थी। इस वाले पेपर में भी अब इतना इजी नहीं रह गया है इसको निकालना। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से पेपर करते तो 33% ही लाने होते हैं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स। उतने तो आ सकते थे, मैंने देखे हैं उसमें क्वेश्चन। तो 2 घंटे का टाइम मिलता है तो उतने क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते थे अगर बिना हड़बड़ी से किए होते। वैसे कई सारे लोगों का ये भी होता है कई बार केस की पेपर 1 अच्छा हो जाता है लेकिन पेपर 2 नहीं अच्छा हो पाता है, और पेपर 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं निकल पाते हैं। तो मतलब बेसिक चीज़ें यही है कि अब सी सेट वाली चीज़ को इतनी लाइटली नहीं लेनी चाहिए जो एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है, क्योंकि यूपीएससी ने अब ये कसम खा ली है कि अगर जैसे इसको क्वालिफाइंग बना दिया गया पेपर 2 को, तो अब क्वालिफाइंग करने के लिए भी थोड़ी सी फाइट जरूर है। मतलब थोड़ा बहुत जो इंग्लिश वाले पैसेज हैं वो आपको समझने ही पड़ेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। जो द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं या फिर कोई भी जो इंग्लिश के इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए जो कोरोलरी कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें। देखिए, 16-16 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, एक एक पैराग्राफ से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। अब वो जमाना नहीं रहा है कि एक पैराग्राफ होता था उसमें डायरेक्टली कुछ लिखा रहता था और उससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते थे। वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अब। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। देखिए जी, शायद ये सेट डी का है ये। जो कोरोलरीज हैं उसमें मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका कुछ डाउट भी हो सकता है इसमें, क्योंकि कुछ कोचिंग वालों से मेरी की मैच नहीं कर सकती है, तो उस पर डिस्कशन जरूर हो सकता है। लेकिन मुझे जो सबसे मोस्ट जो अप्रोप्रिएट लगा, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट लगा, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिस्कशन कर सकते हैं इस पे, क्योंकि यूपीएससी का है तो कुछ फाइनल नहीं होता है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर किसी में आपको डाउट हो, या फिर कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे तो उसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली आंसर बताया। आप एक बार चेक करिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं कमेंट करके उसको बता दूंगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, और इसमें पूछा गया है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है। ये जो ऊपर वाला पैसेज दिया हुआ है, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से आइडेंटिफिकेशन, ये वाले का मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर होना चाहिए बी वाला होना चाहिए, कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज सक्सीड इन रजिस्टिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पहले का बी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इसमें इसमें ये रीजनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इस वाले अगर पैराग्राफ को अगर आप पूरा पढ़ेंगे और मोस्ट लॉजिकल, रैशनल और क्रिटिकल इन्फ्रेंस निकालेंगे, तो सी वाला सबसे मोस्ट लॉजिकल होना चाहिए। डिवोल्यूशन टू बी सक्सेसफुल रिक्वायर्स अ डेमोक्रेसी इन विच देयर इज अ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल एट लोअर लेवल एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल्स। सी वाला होना चाहिए इसका, सेकंड वाले का। थर्ड वाले में डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डिजिटल टाइम से रिलेटेड, डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो सेकंड वाला होना चाहिए, बी वाला। यानी कि स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इज स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें, आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ एशिया वाला क्वेश्चन है ये। इसमें अगर आप देखेंगे तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से डी वाला होना चाहिए। यानी कि एज रिगार्ड्स ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी द परफॉर्मेंस ऑफ एशियन इकोनॉमीज इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो डी वाला इसका आंसर होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे तो इसमें ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिया की रैपिड इकोनॉमी से रिलेटेड है ये। इनोवेटिव इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर से नहीं है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ये। इसमें इनोवेटिव इंडिया से रिलेटेड है ये, इंक्लूसिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वाला ये वर्जन है। इसमें बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए इंक्लूसिव इनोवेशन, यानी सी वाला, एंड R&D कैन हेल्प क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये। इस पैराग्राफ वाला जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन इज नॉट येट प्रॉपरली अंडरस्टूड, यानी कि डी। इसके बाद जो फार्मर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये इसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा पैराग्राफ है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। बायो पेस्टिसाइड से रिलेटेड तो 2 वाला करेक्ट होगा इसमें केवल,
और बाकी 1 और 3 नहीं होगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 वाला होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है कि इसमें कौन कौन सा करेक्ट है बायो पेस्टिसाइड से रिलेटेड। पहला वाला अलग था, दूसरा वाला अगला, ये 8 वाला अलग है। ये इसमें स्टेटमेंट 1 होना चाहिए करेक्ट, दैट ये कि दे आर नॉट हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। बाकी तीसरे वाले में भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन तीसरा वाला अगर आप एग्जैक्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तीसरा वाला नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से। 8 का होना चाहिए ए। फिर 9th में ये 3 डिजिट नंबर से के बारे में पूछा गया है इसमें। अगर आप देखें इसमें कि कुछ 3 डिजिट नंबर की एक कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, और उसमें अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे इसमें तो कितने 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं ये आप पूछा गया है। 4 होंगे। 9 का होगा बी। 10th में देखिए, 10th में बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया है कि ऑल कलर आर प्लेजेंट, दूसरा दिया है कि सम कलर आर प्लेजेंट, तीसरा दिया है कि नो कलर इज प्लेजेंट। अब इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट 4 ट्रू है, मतलब कि सम कलर आर नॉट प्लेजेंट। तो इससे ये तो बात पक्की कि जो पहला वाला दिया हुआ है कि ऑल कलर आर प्लेजेंट, ये तो फॉल्स है। तो बस डी आपका निकल गया, तो बाकी इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। इसमें कई बार हड़बड़ा के नहीं हो पाता है, लगता है कि 4 स्टेटमेंट कैसे पढ़ें। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी वाला ये वाले पेपर में भी आप आराम से 35 क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते थे, 35-40 की वो हो सकते थे। मतलब इतने भी कठिन तो है ये पेपर, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो ला जा सकते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 11वां नंबर है कि उन 99 से लेके 1000 तक ऐसी आपको डिजिट्स बतानी है जिसमें कि 8 यूनिट प्लेस पे आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए यूनिट प्लेस मतलब पहली बात तो जो डिजिट होनी चाहिए वो 100 से लेके 999 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें 99 और 1000 के बीच में पूछा है, तो यानी कि 100 से लेके 999 के बीच में होनी चाहिए। अब यूनिट प्लेस तो ये 3 प्लेस बना लीजिए। यूनिट प्लेस पे हमेशा 8 आना है, तो इसको हमेशा रख दीजिए, यहाँ तो चेंज होगा नहीं है। पहले वाले जो ये अगर आप यूनिट 10th और 100 प्लेस पे देखें तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की सभी डिजिट आ सकती हैं, 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि 100 से 999 के बीच में होना चाहिए। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 9। लेकिन जो बीच वाला है 10th प्लेस पे जो आएगा वो तो 0 से लेके 9 तक कोई भी ऑप्शन फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे होंगे 10। तो आप अगर इन तीनों को गुणा कर दें, यहाँ पे तो देखिए 80 आएगा, तो यहाँ पे 9 डिजिट आ सकती हैं, यहाँ पे 10 आ सकती हैं, और यहाँ पे तो 8 आएगा, यानी कि 1 ही आएगा। तो 9 इंटू 10 90 हो जाएगा इसका आंसर। 11th वाले का सी होगा। 12th वाले में ये मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये डेफिनेशन से बेस्ड है। ये 12th वाले का डी आंसर होना चाहिए। 13 वाले में अगर आप देखें कि देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एज मिस्टर एक्स की लास्ट ईयर थी स्क्वायर ऑफ द नंबर, और नेक्स्ट ईयर है क्यूब ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखें इसमें कि थोड़ा सा अगर हिट एंड ट्रायल करें इसमें, तो लास्ट ईयर थी स्क्वायर, यानी कि इस समय जो एज है उससे लास्ट ईयर स्क्वायर थी, और 1 माइनस करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। अब देखिए 25 स्क्वायर होता है, 27 क्यूब होता है, तो यानी कि इस समय एज है इसकी 26 साल। 1 माइनस किया 25 आ गया स्क्वायर, 1 प्लस किया 27 आ गया क्यूब। ठीक है, तो इस समय इसकी एज है 26। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ ए नंबर अगेन। मतलब देखिए जो अभी क्यूब था वो 27 था 3 का, अगला क्यूब किसका होगा? 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब होगा तो यानी ये कितना होगा? 64 होगा। ठीक है, तो 4 का क्यूब होगा 64 होगा। अब 64 के लिए देखिए अभी 26 है, तो कितने साल वेट करना पड़ेगा? 38। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 13 का बी है। 14 का भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैं सॉल्व किया था, ए आ रहा है इसका आंसर। 14 का ए होना चाहिए। टाइम और क्वेश्चन है, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, इसमें ये वाला क्वेश्चन है 14 का। 15 में पूरी इसमें दी हुई है, ये पजल दी हुई है, मैं अलग से सॉल्व करके बताऊंगा। पजल को सॉल्व करने की ट्रिक के साथ बताऊंगा इसको। अभी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें देखिए वैसे ये काफ़ी सिंपल है। ये 6 लोग हैं फैमिली में, ABCDEF। ठीक है, अब इसमें 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, यानी कि 3 मेल है 3 फीमेल है।
पहली बात। दूसरे वाला स्टेटमेंट देखिए, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, यानी कि ए और ई मेल है, और बी इज द सन ऑफ ए, यानी कि ए, बी और ई ये तीनों हो गए मेल। अब दूसरी चीज लिखिए कि देयर इज ओनली वन मैरिड कपल, एक केवल शादीशुदा कपल है। तो अगर आप देखें तो डी मदर है और ए का सन है बी, यानी कि डी और ए। ठीक है, तो डी और ए में हो गया रिलेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया, आप देखिए। ठीक है, क्योंकि डी इसमें मदर है और ए हो गया मेल, तो ये हो गया हस्बैंड, तो डायरेक्ट इससे बी क्वेश्चन आंसर आ गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, डायरेक्ट हो गया बी आंसर। तो ये काफ़ी सरल था, बस देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है 16 की, एक बैग में 20 बॉल है और आपके पास 8 ग्रीन है, 7 वाइट है, तो 5 रेड है। इसमें आपको मिनिमम कितनी नंबर आप बैग से बॉल निकालें कि कम से कम एक कलर की एक बॉल तो जरूर आ जाए। अब इसमें आप देखिए, अगर अगर आप देखें तो डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल से हो सकता है क्वेश्चन। कैसे हो सकता है, देखिए आपको कितनी नंबर बॉल निकालनी पड़ेंगी, 8 ये है, 7 ये है, 5 ये है। तो अगर आप देखें मिनिमम आपको अगर 16 बॉल अगर आप निकाल लो, क्योंकि 8 ये वाली हो जाएंगी, 7 ये वाली हो जाएंगी, 5 ये वाली हो जाएंगी, 5 में से एक तो आएगी ना, क्योंकि 8 7 15 हुआ। अब एक बॉल आपने एक्स्ट्रा ली तो वो रेड तो आएगी, तो मिनिमम 16 नंबर की बॉल निकालनी पड़ेगी। तो आगे से अगर आप इसको देखेंगे तो इससे हो जाएगा डायरेक्टली 16 इसका आंसर हो जाएगा, 16 का होगा बी। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन किए जा सकते थे। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें कि जो दो बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, और उनको एक रो में अरेंज करना है, उस हिसाब से करना है कि गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब गर्ल्स आपस में अगल बगल नहीं होनी चाहिए। कितने अरेंजमेंट ऐसे पॉसिबल है, तो देखिए अगर पहले तो आप ये मान लीजिए कि 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, तो 4 लोग कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, डायरेक्ट है वो। ठीक है, ये हो गया 24। अब उन दोनों गर्ल्स को एक मान लीजिए इंटाइटी, और 2 बाकी बचे बॉयज, तो वो हो जाएंगे 3। ठीक है, उसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। लेकिन वो 2 गर्ल्स हैं आपस में, वो भी इंटरचेंज कर सकती हैं, तो 2 से उसको इंटू कर देंगे। तो 24 में से अगर आप 12 को माइनस कर देंगे तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, तो 17 का होगा सी। 18 क्वेश्चन में भी काफ़ी इजी सा है ये। एक क्यूब है, उसमें 4x4x4 का, और उसमें पूरी जो आउटर सरफेस पेंट कर दी गई है। फिर उसमें ऐसा कर रहे हैं इसको डिवाइड की 64 क्यूब निकाल रहे हैं, मतलब हर फेस पे आपको 8 जो मतलब 8 डिवीजन होंगे टोटल। ठीक है, ऐसे स्लाइस किया गया है, तो 8 अगर आप देखेंगे पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के और विजुलाइज करके 8 आंसर आ जाएगा इसका। नहीं समझ में आया तो बताइएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 18 का 8। 19 अगर आप देखें तो इसमें ये पूरी पजल टाइप की दी हुई है, ABCDEFGH सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं। देखिए पूरा इसमें समझाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं हमने आंसर बता दिया। अगर आपको ये मैं अलग से पजल वाली एक ट्रिक बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। इसका आंसर देख लीजिए, आंसर होना चाहिए जी इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी होगा इसका आंसर। 20 वाले में अगर आप देखें, देखिए 20 वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक सर्टेन कोड है, 256 मतलब होता है कि रेड कलर चौक, 589 मतलब होता है ग्रीन कलर फ्लावर, 254 मतलब होता है वाइट कलर चौक। ठीक है, इसमें वाइट क्या है ये बताना है। पहले आप देखिए पहली दोनों डिजिट देखिए, 256 और 589, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कलर दोनों में कॉमन है। देखिए कलर है दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन डिजिट कौन सी है, 5, यानी कि 5 का मतलब हो गया कलर। ठीक है, अब जो वो पहली और तीसरी वाली है डिजिट, वो देखिए दोनों को। तो अगर आप देखें तो 256 और 254 में क्या क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। लेकिन हम देख चुके हैं कि कलर मतलब है 5। अब इसमें और भी एक चीज कॉमन है, ये है चौक। चौक कॉमन है, तो मतलब दूसरी वाली डिजिट हो जाएगी 2, तो 2 से हो गया चौक, 5 से हो गया कलर। अब इसमें देख लीजिए 254 में क्या बचा है, 2 से हो गया ये चौक, 5 से कलर, तो 4 बचा, 4 का मतलब होगा वाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 का होगा बी। तो कई सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते थे। ये देखिए फिर से आगे पैराग्राफ वाले,
एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि काफी न्यूज में रहा था ये। मेरे हिसाब से इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए 21 का सी। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट हेल्पफुल टू द रेसिडेंट्स ऑफ मैनी ऑफ आवर लार्ज सिटीज, 21 का सी। 22 का प्रोडक्टिव जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें, मेरे हिसाब से होना चाहिए आंसर इसमें 1 ए होना चाहिए, मतलब 22 का ए होना चाहिए। वी मस्ट क्रिएट कंडीशंस फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सर्विस जॉब्स टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन। 22 में फिर ये एक और क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये। तो इसमें आप देखें तो इसका आंसर होना चाहिए 23 का ए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट इनहेंस बायोडाइवर्सिटी कैन ऑफन इंक्रीज फार्म आउटपुट एंड रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स, 23 का ए। 24 में मीडियम टर्म चैलेंज के बारे में बताया गया, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ये टॉपिक। ठीक है, इसमें ए और सी में कंफ्यूजन है था मतलब अभी तक, लेकिन फिर हमारे एक सीनियर भी हैं, उनसे भी मैंने सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि देखिए सी वाला जो है वो ज़्यादा करेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से 24 का सी होगा, क्योंकि इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इंडियन द मीडियम टर्म चैलेंज फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर टेक सेक्टर्स। तो इसलिए सी वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, सी होना चाहिए 24 का। 25 में फिर इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होना चाहिए ए। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फार्म टू फोर्क वैल्यू चेन इज नेसेसरी टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड malnutrition, 25 का ए। 26 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, फेडरलिज्म से रिलेटेड, ये कई सारी बुक में भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्टेट्स आर लाइक पर्ल्स, मतलब स्टेट मोती हैं और सेंटर धागा है जो उनको एक नेकलेस बनाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब बेसिकली इसमें बहुत सिंपल सी डिफिनीशन ही है ये फेडरलिज्म की। तो ए होना चाहिए इसका आंसर। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज अ बाइंडिंग फोर्स फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, तो 26 का बी होगा। 27 में फिर अगर इसमें आप देखें तो फिर एक पैराग्राफ है और इसका आंसर होना चाहिए बी। रूल अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, 27 का बी। 28 में देखिए एवरेज वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ये भी। बस एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है, 4 दिन की दी हुई है, पहले 0.4 इंच है। फिर ये बताया कि जो लास्ट 2 डेज हैं, लास्ट दो मतलब 5 और 6 दिन की 4:3 में है, और एवरेज 6 डेज का है दिया हुआ 0.5 इंच। अब इसमें 5th डे की आपको कितनी रेनफॉल हुई थी ये बताना है। देखिए सिंपल है, इसमें एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो एवरेज अगर आप पहले 4 दिन का निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ 4 डिवाइड बाई 4। तो सम ऑफ 4 कितना हो गया, वैल्यू दी हुई है 0.4 और इंटू 4, तो ये हो गया 1.6। ऐसे ही अगर आप टोटल जो 6 दिनों का एवरेज निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला लगा के आपको सम ऑफ 6 डेज का मिल जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 इंटू 6 यानी कि 3। अब ये रेशियो दिया हुआ है 5th और 6 डेज का 4:3 में। तो अगर आप देखें तो सम ऑफ 6 से अगर आप 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सम ऑफ लास्ट 2 डेज, ये हो जाएगा 1.4। और रेशियो दिया हुआ है आपको, तो 5th डे की आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेशियो से। 1.4 इंटू 4/7 हो जाएगा, 0.8 आंसर आ जाएगा इसका। 0.8 इंच होगा इसका डायरेक्टली। फिर ये एक पजल दी हुई है, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वरना मैं इसको अलग से करूंगा अपलोड। आंसर बता दे रहा हूँ इसको। 29 का ऑप्शन होगा, आंसर होगा कौन स्पेशलाइज्ड ज्योग्राफी में बी है। 30 में कि टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक बिलोंग्स, तो ये बिलोंग करता है इकोनॉमिक्स का जो स्पेशलाइज्ड है वो मुंबई में बिलोंग करता है, 30 का होगा बी। 31 का कि हैदराबाद में कौन बिलोंग करता है, ये ई होगा, 31 का होगा बी। 31 का ऑप्शन भी है, जो बंदा है वो ई होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 32, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपली अगर आप इसको पढ़ें तो सिंपल में समझ में आ जाएगा एकदम। ये 5 टीचर हैं एक स्कूल में, उसमें कुछ सब्जेक्टों का दिया हुआ है कि ए और बी पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश को, सी और बी पढ़ाते हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी को, डी और ए पढ़ाते हैं मैथ्स और हिंदी को, और ई और बी पढ़ाते हैं हिस्ट्री और फ्रेंच को। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो आप देखें अगर, तो जितने भी ग्रुप बने हुए हैं बी का यूज़ सबसे ज़्यादा बार हुआ है। देखिए मतलब बी हर जगह 3 बार है बी इन्वॉल्व। देखिए ए और बी में भी हिंदी और इंग्लिश है,
सी और बी में भी इंग्लिश और ज्योग्राफी है, ई और बी में भी हिस्ट्री और फ्रेंच है। ए वाला केवल पहली बार में यूज हुआ है और थर्ड वाले में डी और ए में, ठीक है। और बाकी सी भी अगर आप देखें तो सी और बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, तो ये एक ही बार हुआ है। डी वाला भी अगर आप देखें तो डी वाला भी एक ही बार हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है वो बी आ रहा है और सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में वही इन्वॉल्व है। तो डायरेक्ट आंसर है इसका। कुछ मतलब बहुत बेसिक से सवाल था ये, काफ़ी ज़्यादा बेसिक पे फोकस किया। 33 वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, कि एक 2 डिजिट का नंबर है उसको रिवर्स कर दिया, तो आपको बताना है कि मतलब वो रिवर्स कर दिया तो वो स्मॉलर जो दोनों डिजिट में होंगी वो लार्जर वाली से डिविजिबल होगी। अब इसमें बताना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है इसका। आंसर उसका होगा 45। आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी हमारे सीनियर जी हैं सौरजीत सिंह, उन्होंने ये सॉल्व किया इसको, मेरे से भी नहीं हो पा रहा था। तो देखिए इसमें मतलब ऐसा नहीं इस पेपर में कि मतलब पूरा पेपर तुरंत सॉल्व हो जाता, लेकिन आप आराम से 40-45 क्वेश्चन कर सकते थे, क्वालिफिकेशन वाले जो मार्क्स थे वो ला सकते थे। अब इसमें देखिए 2 डिजिट के नंबर, आप मान लीजिए 10x+y, तो दूसरा वाला होगा 10y+x होगा। अब इसको अगर बिगेस्ट रिमाइंडर निकालना है तो वो हो जाएगा 9 × x - y हो जाएगा। अब इसमें आप देख लीजिए तो या तो 27, 36 या 45 होगा। x - y को आप 5 मान लीजिए, उससे हो जाएगा ये। और उसमें अगर आप देखें तो x - y को अगर आपने 5 माना तो देखिए 16 अगर लेंगे डिजिट को तो ये डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 16 61 से डिविजिबल नहीं है। 27 भी 72 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे अगर हिट ट्रायल करके देखेंगे तो 49 वाला डिविजिबल है 94 से। तो इसीलिए इसका हो जाएगा x का मतलब हो गया, x - y को 5 मान लिया और 9 × 5 कितना हो गया 45। तो इसका आंसर हो गया 45। 34 में ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के कर लीजिएगा। आंसर होगा इसका बी 42,000। 35 में एक वॉल है, मतलब ये आपको समझिए एक रूम में खड़े हैं आप और एक दीवार के कोने को देख रहे हैं, 2 वॉल है वहाँ पे और सीलिंग भी है। तो थोड़ा सा 3D विजुलाइज करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा आपका 4 होगा इसका। थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन की ज़रूरत है, एक मतलब समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। एक मक्खी है वो 1 मीटर एक दीवार से है और 8 मीटर दूसरी दीवार से, और पी पॉइंट है मतलब जो दीवार का सबसे ऊपर वाला कोना है उससे 9 मीटर पे है। तो थोड़ा सा आप विजुलाइज करके देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा डायरेक्टली। 36 से लेके 8 तक इसमें फिर पजल दी हुई है, फिर मैं इसको अलग से करूंगा। आंसर आप नोट कर लीजिए। 36 वाले का होगा ई, कि मतलब जब सी से एच तक ट्रेवल करेंगे तो कौन सा स्टेशन पास होगा, वो होगा ई। आंसर ऑप्शन है बी 37 में, कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। तो उसके लिए कितने वेज हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। पूरा बताऊंगा पजल जब सॉल्व करूंगा। 38 का होगा, ऑप्शन होगा इसमें सी और करेक्ट होगा आंसर ए। ठीक है, कि अगर जी और सी वाली रूट क्लोज कर दी गई तो कौन सा स्टेशन नीड नॉट टू बी पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एस से सी तक अगर जाएंगे तो ये वाला स्टेशन नहीं जरूरी है पास करना, ए वाला नहीं है। 38 का सी है। 39 में भी फिर वही थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा करेंगे तो आ जाएगा। 10x+y के करके देखेंगे आप तो आ जाएगा। 2 डिजिट के नंबर है यानी कि 10x+y मान लीजिए, और फिर एक रिवर्स कर दीजिए उसको तो वो हो जाएगा 10y+x। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x - y आ जाएगा। और ये हमेशा कितना रहना है, 27। तो यानी कि 9x - y हमेशा रहेगा 27। तो x - y कितना रहेगा, हमेशा 3 रहेगा। तो आप इसमें फिर x y की वैल्यू इंटर करके देखेंगे तो ये नन ऑफ दीज आंसर आएगा, इन तीनों में से कोई नहीं आएगा, इनसे ज़्यादा आएगी। 39 का होगा डी। 40 का देखिए, 40 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक बुक को प्रिंट करना है आपको, उसमें 150 पेज हैं और नंबरिंग करनी है 1 से 150 तक की। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट प्रिंट होंगी। तो सिंपली आप देख लीजिए, इसमें देखिए 1 से लेके 150 तक करनी है। जब 1 से लेके 9 डिजिट तक प्रिंट करेंगे आप तो कितने इसमें कितनी करनी पड़ेंगी। 1 से लेके 9 तक में एक एक डिजिट प्रिंट होगी तो 9 हो गई। फिर आप 10 से लेके 99 तक देखेंगे तो हर डिजिट में 2 2 डिजिट करनी है प्रिंट। अब इसमें कितनी ऐसी डिजिट है, 90 है, तो 90 × 2 हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
अब बचा 100 से 150। अब 100 से 150 तक प्रिंट करने के लिए तीन तीन डिजिट हर पेज में प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसी डिजिट कितनी, 51 है, 51 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 153 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आप आंसर आ जाएगा 153, 180 और 9, कितना आंसर आएगा 342। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैं कहता मैथ वाले अगर थोड़े से आप देख लेते, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। अभी और भी मैं बताता हूँ। तो पार्ट 1 हो गया, ये 40 तक हो गया। पार्ट 2 अभी हम कर देंगे, जल्दी ही कर देंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। किसी और क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कमेंट करना हो तो आप कर दीजिएगा उसमें। नहीं समझ में आ रहा होगा तो पजल वाला समझाएंगे अलग से उसको, ठीक है। अभी आप आंसर चेक कर लीजिए। थैंक यू।